यार तो कल में धड़के एपिसोड 3। उसके कमरे में आया तो वो कमरे में कहीं नहीं थी। वो वापस जाने लगा था जब उसे शावर की आवाज़ आई। ये लड़की पागल है, रात को शावर ले रही है, वो भी इतनी सर्दी में। वो वापस आया और बेड पर बैठकर उसका वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बाल टॉवल में लपेटती बाहर आई, लेकिन सामने शहराम को देखकर हैरान हुई। शहराम, आप यहाँ इस वक्त? खैरियत? मैं तो ठीक हूँ, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी रात को कौन शावर लेता है, वो भी इतनी सर्दी में। वो उसे शीशे के सामने बिठाता खुद उसके बाल ड्राई करने लगा। मैं तो अक्सर इसी वक्त शावर लेती हूँ, आपको आज पता चला? पागल हो तुम दिल। खबरदार, आइंदा इस वक्त नहाई तो बहुत मारूंगा। बीमार पड़ जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? वो शीशे में उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। मेरे बीमार होने से आपका क्या ताल्लुक? तो क्या मैं स्कूल से रहूँगा? उसे घूरते बोला। वो शीशे के सामने से उठती उसके सामने आई और अपने हाथ उसकी गर्दन के गिर्द बांधे। मुझे तो पता ही नहीं था कि एसीपी शहराम खान मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। बदले में उसने भी उसकी कमर के गिर्द बाजू का घेरा बनाया। तो आज पता चल गया ना कि कोई एसीपी शहराम खान सिर्फ और सिर्फ दिल से बेपनाह मोहब्बत करता है और सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। कुछ देर तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर शहराम ने नरमी से अपने लब उसके माथे पर रखे थे। कितनी ही देर वो अपने लब उसके माथे पर रखे सुकून हासिल करता रहा। फिर उससे अलग होते उसके चमकते हुए चेहरे को देखा। शहराम, एक बात पूछूं आपसे? 1000 बातें पूछो। वो अभी तक उसे सार में लिए खड़ा था। आपको मुझसे कब मोहब्बत हुई? जब तुम पैदा हुई थी और हॉस्पिटल से घर आई थी, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। क्या? उसका जवाब सुनकर हैरान हुई। जी बिल्कुल, तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। तुम्हें पता है दिल, तुम मुझसे बहुत अटैच हो गई थी। मेरे बगैर गुजारा भी नहीं होता था तुम्हारा। बचपन में ना तो खुद किसी के साथ खेलती थी, ना मुझे किसी और से खेलने देती थी, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब जब तुम बड़ी होती गई, वैसे ही मुझसे भी दूर रहने लगी हो। मुझसे बचपन की बातें बताता आखिर में शिकवा करते बोला, ऐसी बात नहीं है शहराम, मैं आपसे दूर नहीं हो रही। अब बड़े हो गए हैं हम लोग, बचपना ख़त्म हो गया है, इसलिए थोड़ा रिज़र्व रहती हूँ। लेकिन आपसे दूर रहने का मैं सोच भी नहीं सकती। आपसे दूर रहकर मैंने मरना है क्या? ओ मेरी मासूम सी उंदली। वो फिर से उसका माथा चूमते बोला तो वो मुस्कुरा दी। वैसे आप आए क्यों थे, कोई काम था? वो उससे अलग होते बोली। नहीं, काम तो नहीं था। क्या वैसे मिलने नहीं आ सकता मैं अपने दिल से? बिल्कुल आ सकते हैं, आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? वो मुस्कुराते बोली तो वो भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मैं बस यही कहने आया था कि आई लव यू। उसकी बात सुनकर वो झींप गई थी। अब बोलो भी या फिर बस शर्माना ही है? वो उसे चुप देखकर बोला, आई लव यू टू। अब जाए यहाँ से, कोई आ जाएगा। उसका हाथ पकड़ते दरवाजे तक लाई। ओके, जा रहा हूँ, गुड नाइट। वो फिर से उसका सर चूमते बोला और वहाँ से चला गया। गुड नाइट। उसे भेजकर वो मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गई। वो शख्स उसकी ज़िंदगी था, लेकिन यही शख्स जाने अनजाने में उसे तकलीफ़ देने का सबब बनने वाला था। वो सुबह ऑफिस जाने लगा था जब सामने से हानिया को आते देखा। हानी गुड़िया, बात सुनना। जी भाई। बच्चे दानायन अभी बता रही थी कि तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे। सॉरी, कल याद नहीं रहा मुझे। बोलो, क्या बात थी? वो लाओ बाली किस्म का लड़का अपनी बहनों के लिए बाप बन जाता था, और हानि से तो उसकी अलग ही मोहब्बत थी। जी भाई, वो कॉलेज की फ़ीस आ गई है तो 2 दिन बाद लास्ट डेट है, तो वही बताना था आपको। यहाँ से जमा करवा दीजिएगा।
ओके मेरा बेटा, बस मुझे एक कॉल कर देना, मैं जमा करवा दूँगा। जी भाई। ए लड़की, मेरा बेटा, क्या तुम्हें कोई मुलाजिम नज़र आता है? ऐसे काम खुद किया करो। कौन सा पहाड़ तोड़ती हो जो अपना काम भी खुद नहीं कर सकती। अचानक ही काजिम खान वहाँ आ गए थे और उसको देखकर इन्हें बहुत गुस्सा आया था कि कैसे मैं उनके बेटे को हुक्म दे रही थी। नहीं बाबा जान, मैं बस भाई को फीस। चुप, एकदम चुप। मेरे सामने ज़बान मत चलाया करो लड़की, वरना ज़बान काट कर हाथ में दे दूँगा। उसकी बात काटते और गुस्से से बोले, सॉरी बाबा जान, बिना गलती के माफ़ी मांग रही थी। बाबा जान मुझसे फ़ीस जमा करवाने का कह रही थी और वैसे भी ये मेरा ही फ़र्ज़ बनता है। लड़कियों का काम नहीं है बैंक के चक्कर लगाना। यारम ने कहा तो काज़म खान ने उसे भी टोक दिया, मुझे मत समझाओ यारम, बाप हूँ तुम्हारा मैं, और ख़बरदार आइंदा मेरे सामने इस लड़की की तरफदारी की तो न जाने ही हमारे ख़ानदान में पैदा कैसे होगी। वो इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, सब घर वाले वहाँ जमा हो गए थे। क्या हुआ है काजिम, आपको क्यों सुबह ही सुबह अपना मूड ख़राब कर रहे हैं आप? रुखसार बेगम बोली, जब तक ये लड़की यहाँ है कोई सुकून मिल सकता है क्या मुझे? ये लड़की सिवाय जग हंसाई के और कुछ नहीं है हमारे लिए। मुझे तो उसके नाम के आगे खान लगाते हुए भी शर्म आती है। वो गुस्से से आग बगोला होते वहाँ से चले गए थे। पड़ गई कलेजे में ठंडक, मनहूस मारी ना हो, जाने क्यों मेरे घर में पैदा हो गई। रुखसार बेगम भी उसे कोसती वहाँ से चली गई। वो आंखों में आंसू लिए उनकी नफ़रत को सह रही थी। हानि, यारम ने फ़ौरन आगे बढ़ते उसे अपने सीने से लगाया था। यारम तो क्या, शहराम, शहरयार और मुस्तफ़ा सभी उसके पास आए उसे चुप करवा रहे थे। यारम से अलग होते वो बिना किसी को देखे अपने कमरे में चली गई थी। यार चाचू को क्या हो जाता है, आखिर क्यों वो हानि से बिला वजह नफ़रत करते हैं? शहराम ने कहा तो शहरयार ने उसका कंधा थपथपाते तसल्ली दी। कभी कभी ये बिला वजह की नफ़रत बहुत बड़े पछतावे का सबब बन जाती है। यारम हानि के कमरे के बंद दरवाजे को देखता बोला और वहाँ से चला गया। क्या हुआ है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अजमेर लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन तवज्जो टीवी पर नहीं बल्कि कहीं और थी। इसलिए सईद साहब ने उससे पूछा, होना क्या है बाबा, आपकी बहू ने सारा मूड बर्बाद कर दिया है। वो टीवी बंद करते सोफ़े पर टेक लगाए बोला, क्या कहा है उसने? सब घर वाले उसकी पसंदीदगी के बारे में जानते थे। कहती ही तो कुछ नहीं है, यही तो मसला है। अजमीर, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो। जब तक एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारोगे तो एक दूसरे के बारे में जानोगे कैसे बेटा? बाबा, वो मुझे और मैं उसे अच्छी तरह जानते हैं, पहले स्कूल फिर कॉलेज, हम एक साथ पढ़ते हैं बाबा। अभी भी वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है? अजमीर, वो शुरू से ही ऐसी नहीं थी, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। वो सिर्फ अपने बाबा की डेथ के बाद ऐसी हो गई है। लोगों के रवैये और अपनों के मुंह मोड़ने की वजह से वो छोटी सी बच्ची बहुत बड़ी हो गई है। बाप के बाद माँ की बीमारी, घर का ख्याल रखना, ये सब एक छोटी और एक मासूम सी लड़की के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो ये सब कर रही है। अजमीर, इसकी बात का बुरा मत मनाया करो यार, मेरी बेटी बहुत मासूम है। वो उसे समझा रहे थे और वो उनकी आखिरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। जी बिल्कुल, बहुत मासूम है, दिल दुखाने में बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ दे वो। ख़बरदार मेरी बेटी को कुछ कहा तो। वो मसनूई गुस्से से बोले तो वो हंस दिया। ओके ओके, कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा मैं आपकी बेटी की शान में। गुड, जाओ, अब काफ़ी रात हो गई है। उसका साथ झूमते हुए वहाँ से अपने कमरे में चले गए। जी। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी जब मुस्तफ़ा उसके कमरे में आया।
आज सारा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि उसे मुस्तफ़ा के आने का पता भी नहीं चला। चौंकी तो तब जब उसने अपनी शाल उसके गिर्द फैलाते उसने अपने हिसार में लिया। मुस्तफ़ा आप कब आए? जब मेरी बीवी अपने ख्यालों में गुम थी तब। उसकी बात सुनकर वो उदासी से मुस्कुराती, उसके सीने से सर टिकाते दोबारा आसमान को देखने लगी। मुस्तफ़ा को वो बहुत चुप चुप लगी थी। क्या हुआ है नैन? आज तुम कमरे से बाहर ही नहीं आई और ना ही मुझे सुबह सी ऑफ करने आई। तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, मुझे क्या होना है? आवाज़ में नमी घुलती जा रही थी। मुझे तो नहीं लग रही तुम ठीक। क्या बात है, बताओ मुझे, मुस्तफ़ा ने कहा तो वो पलटती उसके सीने से लगकर रोती थी। ए नैन, क्या हुआ मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो? उसके रोने पर बुखला गया था। जब वो चुप ना हुई तो वो उसे उठाए हुए रखे चूल्हे पर आ बैठा और उसे गोद में बिठा ली। उसके गिर्द बाजू डाल दी, उसकी गर्दन में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। नैन, क्या हुआ है, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? वो परेशानी से उसका सर सहलाते बोला। मुस्तफ़ा, जी मेरी जान, मुस्तफ़ा का दिल, बताओ क्या हुआ है? मुस्तफ़ा, क्या गोरा काला या सांवला होना इंसान के हाथ में होता है क्या? उसकी बात सुनकर वो जान गया था कि वो हानियों को लेकर रो रही थी। नहीं मेरी जान, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। इंसान को उसने पैदा किया है, उसी ने बनाया है और बहुत खूबसूरत बनाया है। तो मुस्तफ़ा, ये बात चाचू और चाची को समझ क्यों नहीं आती? वो हानि से ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? उनको बताएं ये सब अल्लाह के काम है और वो उसकी बनाई हुई चीज़ में ऐब नहीं निकाल सकते। उसकी गर्दन से मुंह निकालते बोले। समझ जाएंगे नैन, एक दिन ज़रूर समझ जाएंगे। ऐसे तुम्हारे रोने से क्या सब ठीक हो जाएगा? मुस्तफ़ा, वो बहुत मासूम है। जब हम सब साथ बैठे होते हैं ना, वो छुप छुप कर देख रही होती है। मुझे उसकी आंखों में एक हसरत दिखती है, अधूरी ख्वाहिशें नज़र आती हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो छुप छुप कर रोती रहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन सबके सामने खुश होने का नाटक करती रहती है। ये सब कब ख़त्म होगा मुस्तफ़ा? नैन, मैंने कहा ना, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। चाचू चाची को ज़रूर एहसास होगा इसका। तुम इस तरह रोगी तो फिर हानि को कौन संभालेगा? उसकी आंखें साफ करते बोला। इतनी रात हो रही है, अंदर चलते हैं, फिर सो जाना। उसे इसी तरह गोद में उठाए अंदर आया। मुस्तफ़ा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो बेड पर लेटते बोली। मैं भी पेन किलर देता हूँ, फिर सब दबा दूँगा। इसने ड्रॉर से मेडिसिन निकाल कर उसे दी। दवाई लेने के बाद उसका सर अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। उसके हाथों का लम्स नैन को बहुत अच्छा लग रहा था। जल्दी वो नींद में चली गई। मुस्तफ़ा को जब यकीन हो गया कि वो सो गई तो आहिस्ता से उसका सर उठाकर तकिए पर रखा और बारी बारी उसकी आंखों को ढूंढा। गालों पर अभी तक आंसुओं के निशान थे। झुककर दोनों गालों पर बारी बारी बूसा दिया और मैं इसको होठों को छूते उस पर कंबल डालते कमरे से चला गया। अगर कोई देर मज़ीद रुकता तो अपने जज्बात पर काबू न रख पाता। अज़मीर सुबह ऑफ़िस आया तो उसे पता चला कि आज रूह ऑफ़िस नहीं आई थी। अपने ऑफ़िस में आते उसने सबसे पहले उसे कॉल की, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। बार बार कॉल्स करने पर भी जब उसने कॉल ना उठाई तो उसने अपने आदमी को कॉल की, जो हर वक्त उसके घर के बाहर उनकी प्रोटेक्शन करता था, बगैर रूह की नज़र में आए। सर, मैम की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई हैं। ओके, तुम उनके साथ रहना, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। वो फ़ोन रखते फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सईद साहब को भी उसने रास्ते में कॉल की थी और बताया था। वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वो सामने कॉरिडोर में बैठी थी। आंटी कैसी हैं अब? क्या कहा डॉक्टर ने? वो भागते हुए उसके पास आया और पूछा। बीपी हाई हो गया था लेकिन अब बेहतर है। अब यहाँ कैसे? मैं मर तो नहीं गया था जो तुम बता नहीं सकती थी। वो गुस्से से बोला तो वो सर झुका गई। कभी कभी अज़मीर को उस पर किसी बुत का गुमान होता था। उसे देखकर वो डॉक्टर से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। उन दोनों को लेकर घर आया था। रास्ते में भी इनकी कोई बात नहीं हुई थी।
बल्कि उस दिन की तल्ख़ कलामी के बाद दोनों की अभी तक बात नहीं हुई थी। घर आकर नरगिस बेगम दवाइयों की वजह से सो गई थी। उन्हें अंदर सुलाकर वो बाहर आई तो वो बाहर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। सो गई आंटी? जी सो गई। कुछ दिनों तक ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आंटी का ख्याल रखो तुम और अपना भी। उसकी बिखरी हालत देखकर बोला और जाने लगा जब रूह ने उससे पुकारा। मीर सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं उस वक्त काफ़ी डर गई थी। अम्मी की अचानक तबीयत ख़राब होने पर आपके आने से आसरा हो गया था। मैं तो सारी ज़िंदगी के लिए आसरा देने को तैयार हूँ, लेकिन कोई माने तब ना। दूसरी बात, वो मेरी भी माँ है, शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। वो उससे कहता बाहर चला गया। मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक पाई थी। कभी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पाई थी। अभी वो यही सोच रही थी जब उसे अपने माथे पर नरम गर्म सा लम्स महसूस हुआ। सामने देखा तो अजमेर था। ऐसे तो मैं छोड़कर जा ही नहीं सका, इसीलिए वापस आया था। अपना ख्याल रखना। वो उसे सीने से लगाए बोला, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, ये बात हमेशा याद रखना। और आंटी की तबीयत दोबारा ख़राब हो तो खुदा के लिए मुझे कॉल कर देना। दोबारा उसका सर चूमते बिना उसे देखे वो वहाँ से चला गया। क्यों हैं आप इतने अच्छे मीर? नम आँखों से उसकी पुश्त देखते बोली, फिर आँखों से आंसू साफ करते अंदर चली गई, जहाँ उसकी माँ सुकून की नींद सो रही थी।